हेलो बच्चों, जय हिंद। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट करिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। देखिए, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। जय हिंद बेटा। तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। तो मैंने आपको बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन प्योरिटी पर बेस्ड है, और प्योरिटी के बेसिस पे आपका मैटर दो टाइप का है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। हमने कहा आप जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जिस मैटर की बात कर रहे हैं, सिर्फ वही है तो उसको आप प्योर मैटर बोलते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके साथ कोई और भी है तो उसको आप इम्प्योर मैटर बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था प्योर मैटर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एलिमेंट एंड अदर इज द कंपाउंड। उसके बाद हमने कहा था इम्प्योर मैटर सिर्फ एक टाइप का होता है जिसको आप मिक्सचर बोलते हैं। तो चलिए अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्योर मैटर को। तो यहां से आपका हो जाएगा प्योर मैटर, और ये आपका दो टाइप का है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। अब सबसे पहले आता है व्हाट इज एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए इट इज द टाइप ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। यानी वो मैटर का वो छोटा पार्ट, या मैटर वो मैटर का वो टाइप जहां पर सिर्फ एक टाइप का एटम होता है, दैट टाइप ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट। हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं, फिर से बता देते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ मैटर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इट इज द टाइप ऑफ, फिर से मैं आपको एलिमेंट ही बता रहा हूं। तो देखिए एलिमेंट की डेफिनेशन है, एलिमेंट इज द टाइप ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। यानी वो मैटर जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम्स होते हैं उसको आप एलिमेंट बोलते हो। आगे एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनी अदर सिंपलर फॉर्म। यानी जो आपका एलिमेंट है उसको आप और आगे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यहां हम डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ मैटर, which consists of atoms of only one type, यानी वो मैटर जहां सिर्फ एक टाइप का एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। आगे आपका दूसरा प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, कि जो आपका एलिमेंट है वो छोटा पार्ट होता है, उसको और छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन into any other simpler form, यानी इसको और छोटे फॉर्म में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा एक दो आपको एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया Na, तो ये सोडियम का सिंबल है। अगर आप Na लिख देते हो तो इससे पता चल रहा है कि यहां सिर्फ ये, जैसे आपने Na लिखा इसका मतलब सोडियम हो गया। तो सोडियम लिखने का मतलब यहां जो आपके एटम्स होंगे वो सिर्फ सोडियम का ही होगा, इसमें कोई और एटम नहीं होगा। क्या आपने लिख दिया सोडियम तो अब यहाँ पोटेशियम का एटम हो जाए, आपने लिख दिया सोडियम तो यहाँ क्लोरीन का हो जाए। जैसे आपने सोडियम लिखा तो यहाँ सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे, आपने लिखा पोटेशियम सिर्फ पोटेशियम का एटम होगा, आपने लिखा मैग्नीशियम तो सिर्फ मैग्नीशियम का एटम होगा। ये आपका एलिमेंट है। अब आप सोडियम हो
पोटेशियम हो या मैग्नीशियम हो, उसको आगे और नहीं ब्रेक कर सकते। आप कहें कि आपने सोडियम को ब्रेक कर दिया, Na एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये आपका सबसे छोटा है यूनिट, अब इसके आगे आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपका हो गया एलिमेंट। अब आते हैं हम कंपाउंड पे, या पहले हम आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं हम कंपाउंड पे। तो देखिए जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट बेटा इन दोनों पॉइंट्स में किसी कोई प्रॉब्लम है? अगर हो तो बताइए, फिर से बताया जाए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनी अदर सिंपलर फॉर्म। फिर से लिख दूं क्या? देखिए ये लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनी अदर सिंपलर फॉर्म। ओके, चलिए, तो ये तो आपका हो गया एलिमेंट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट पे। तो देखिए ब्रॉडली आपका एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एलिमेंट आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब एक आपका होता है मेटल और एक आपका होता है नॉन मेटल। फिर से सुन लीजिए, जो आपका एलिमेंट है वो आगे दो टाइप का होता है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। इतना ही बता रहे हैं। देखिए हम एलिमेंट में जो आपका जैसे मेटल है या जो नॉन मेटल है, उसका हम डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हम नहीं बता सकते हैं। तो पहले आपको मैं एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर तीनों पढ़ा दूंगा, फिर आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, तब एलिमेंट यानी मेटल और नॉन मेटल के डिटेलिंग करूंगा। नहीं तो अभी जब मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा ना, आपको तुरंत से प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अभी हम डिटेलिंग नहीं करते हैं, बस हम यहां तक करते हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो दो टाइप का होता है, एक को आप बोलते हैं मेटल और एक को आप बोलते हैं नॉन मेटल। चलिए अब हम आते हैं कंपाउंड पर। तो देखिए जब आप एक से ज्यादा एलिमेंट को एक स्पेशल रेशियो में, एक आप डेफिनेट रेशियो में मिलाते हैं, तो उससे जो नया मैटर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। जैसे मैंने कहा, हमने आपका लिया सोडियम, मैंने दो आपके एलिमेंट्स लिए, एक लिया मैंने सोडियम और एक लिया क्लोरीन, और हमने दोनों को 1:1 के रेशियो में मिला दिया। तो जब आप सोडियम और क्लोरीन को 1:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो इससे आपको नया मैटर मिलता है NaCl। तो अब जो NaCl है वो आपका कंपाउंड होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि जब या आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आप एक डेफिनेट रेशियो में मिलाएंगे, उस कॉम्बिनेशन से जो नया मैटर मिलेगा दैट मैटर इज कॉल्ड एज कंपाउंड। हम एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा दो या दो से ज्यादा, तो मैंने आपको दो का तो बता दिया, दो से ज्यादा का नहीं बताया। चलिए जैसे मैंने कहा हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। हमने क्या किया, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन को 2:1:3 में मिला दिया। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और हमने सोडियम को, कार्बन को और ऑक्सीजन को 2:1:3 के रेशियो में मिलाया। तो जब आप सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन को 2:1:3 के रेशियो में मिलाएंगे तो इससे आपको एक नया मैटर मिलेगा Na2CO3, जिसको आप कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आ रही है ये बात? बोलिए भाई। तो हम यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, when more than one elements are combined in definite ratio,
then new matter obtained is compound। जब आप दो एलिमेंट को एक स्पेशल रेशियो में एक डेफिनेट रेशियो में मिलाओगे तो उससे जो आपको नया मैटर मिलता है उस मैटर को आप कंपाउंड बोलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड आपका 3 टाइप का होता है। आगे एक मिनट, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा तो देखिए ये आपकी डेफिनेशन है कि जब आप एक से ज्यादा एलिमेंट को एक डेफिनेट रेशियो में मिलाते हैं उससे जो आपको नया मैटर मिलता है दैट न्यू मैटर इज कॉल्ड एज कंपाउंड। तो आप कंपाउंड की डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको टाइप ऑफ कंपाउंड बताते हैं। एक मिनट, हम फिर से आपको कंपाउंड से ही लिख के बताते हैं, ठीक। रुक जाइए। तो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, तो हम आपको फिर से कंपाउंड से ही बताते हैं। तो मैंने कहा जब आप डेफिनेशन नोट, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए। चलिए तो अब हम फिर से कंपाउंड की डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए हम फिर से फ्रेश कंपाउंड की डेफिनेशन नोट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो लिख लीजिएगा व्हेन more than one element are combined in fixed ratio, then new matter obtained is called as कंपाउंड। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे। नोट कर लीजिए, फिर कंपाउंड के टाइप की बात करेंगे हम लोग। बेटा डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर आप बताइए, फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे। और सभी लोग नोट कर लिया करें, तभी आप इस बात को श्योर रहा करिए कि भाई एक ही लोग का ना करा करिए आप लोग, नहीं तो कुछ बच्चों का छूट जाता है। ओके चलिए, सबका नोट हो गया है ना?
हाँ, तो अब हम आते हैं आगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड पे। और बच्चों का नोट नहीं हुआ है क्या? हाँ, अब हमारा डिस्कशन है अबाउट टाइप ऑफ कंपाउंड पे। तो देखिए, कंपाउंड आपका जितने भी वर्ल्ड में कंपाउंड है, जितने भी दुनिया में कंपाउंड्स हैं, वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक आपका होता है एसिड, एक आपका होता है बेस, और एक होता है सॉल्ट। अब आता है आप डिफाइन कैसे करते हो, कैसे आप जानते हैं कि ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, या ये आपका सॉल्ट है। तो जो एसिड बेस और सॉल्ट का डिटर्मिनेशन है, एसिड बेस और सॉल्ट का डिस्टिंक्शन है, वो वाटर के बेसिस पर है। आपने कंपाउंड को डाला वाटर में, आपने वाटर में कंपाउंड को डाला और आप H+ आयन का लिबरेशन हुआ, यानी जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने पे H+ आयन देगा उसको आप एसिड बोलते हैं। जैसे मैंने ये कहा, ये मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, और ये आपका कंपाउंड है। आपने कंपाउंड को वाटर में डाल दिया, जैसे ही आपने कंपाउंड को वाटर में डाला, अब यहां पे H+ आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर कंपाउंड को वाटर में डालने पे H+ आयन का फॉर्मेशन होगा तो आप इस कंपाउंड को बोलेंगे एसिड। समझ आ रहा है? फिर मैंने दूसरा लिया, ये आपका बाउल है, इसमें वाटर है, आपने कंपाउंड डाला और कंपाउंड को डालने पे OH- आयन का लिबरेशन हुआ, यानी OH- आयन निकला, तो आप इसको बोलते हैं बेस। और फिर आपने एक और कंटेनर लिया और इसमें वाटर रख दिया, ठीक है, वाटर लिया और आपने फिर कंपाउंड डाला। अब यहां से ना H+ निकला और ना OH- निकला, तो अब आप इसको बोलोगे सॉल्ट। यानी जो कंपाउंड की टाइपिंग है, कंपाउंड का डिफरेंशिएशन है, वो डिसोल्यूशन ऑफ वाटर के बेसिस पर है। वाटर में डालने पे कंपाउंड से H+ आयन निकलता है तो उसको आप एसिड बोलते हो, कंपाउंड में डालने पे OH- आयन इवॉल्व होता है, उसको आप बेस बोलते हैं। आपने कंपाउंड को डाला वाटर में, ना H+ निकला ना OH- निकला, फिर आप बोलोगे ये सॉल्ट है। क्या ये समझ में आया बच्चों? एसिड बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन समझ में आई? ना आई हो मैं फिर से बता दूं, चलिए। और सिर्फ बेटा एक लोग का रिस्पॉन्स है, ओके समझ गया मैं। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, पहले इरेज कर दें। हाँ, तो अब आते हैं एसिड बेस सॉल्ट की डेफिनेशन पर। तो यहां लिखते हैं विच गिव्स H+। देखिए H+ को आप बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं H+, दैट इज प्रोटॉन इन वाटर इज एसिड। यानी वो कंपाउंड जो आपका वाटर में H+ आयन को देता है, यानी प्रोटॉन को देता है, उसको आप एसिड बोलते हैं। अब यहां पे लिखते हैं कंपाउंड विच गिव्स, एक मिनट रुकिए, तो हाँ, यहां पे लिखते हैं कंपाउंड विच गिव्स OH-, जैसे मैंने बोला H+ को आप प्रोटॉन बोलते हैं, वैसे ही OH- को हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर इज बेस। यानी जो कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व करने पर OH- देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको आप बेस बोलते हो। अब आते हैं सॉल्ट, तो यहां पे लिखते हैं द कंपाउंड विच नाइदर गिव्स H+ आयन, विच नाइदर गिव्स
H plus that is proton, nor OH minus ion that is hydroxide ion, in water is salt। यानी वो कंपाउंड जो वाटर में ना तो H प्लस देता है, बेटा बिल्कुल प्लस का मतलब कैटायन होता है, बट H जैसे आप हाइड्रोजन कैटायन बोलोगे, जैसे आप अगर H प्लस बोल रहे हो तो उसको अगर कैटायन बोलना तो हाइड्रोजन का कैटायन, और जो कैटायन ऑफ हाइड्रोजन है उसी को प्रोटॉन बोला जाता है। वैसे ही OH माइनस, माइनस का मतलब एनायन होता है, तो आप बोलोगे OH माइनस, और OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है। ठीक है, एक चीज जान लीजिए, पॉजिटिवली चार्ज आयन को आप कैटायन बोलते हो, ये चीजें अभी हम कराएंगे। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसको कैटायन बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन होगा एनायन होगा, एनायन बोलोगे। जैसे आपने लिखा H प्लस, तो अब आप इसको बोलोगे हाइड्रोजन कैटायन, हाइड्रोजन का पॉजिटिव फॉर्म है, ये लिखा है, तो इसको आप बोलोगे OH एनायन। अब यही जो हाइड्रोजन कैटायन होता है इसी को आप प्रोटॉन बोलते हो, और ये जो OH एनायन होता है इसी को आप हाइड्रोक्साइड बोलते हो। इज इट क्लियर बच्चों? ये चीज क्लियर है? आप नोट करिए, फिर बात करते हैं आगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी चीज है। पता है आपको जो लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत डाउट में हैं, तो बिल्कुल लाइव क्लास है, मैं सामने देख रहा हूं, तो आप उसको तुरंत से पूछ लीजिए। इसलिए मैं इस साइड ही खड़ा होता हूं लिखने के बाद कि आप देख सकें, मतलब आपको पता चले कि ये हमको नहीं आ रहा है या ये बच्चे ने पूछा हुआ है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम मिक्सचर पे आते हैं। बेटा नोट कर लिया? जब आप नोट कर लिया करें ना तो बता दिया करें, जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा ना क्लास को, बट बहुत जल्दी नहीं, आप आराम से नोट करिए। सौरभ जी, सौरभ मिश्रा जी, आप नोट कर चुके हैं? हैव यू नोटेड मिस्टर सौरभ मिश्रा? ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया। हमने आपको दो चीजें अभी तक में पढ़ाई, एक पढ़ाया एलिमेंट और एक पढ़ाया कंपाउंड। एक बार शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं। हमने कहा जब आप मैटर जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होगा उसको आप एलिमेंट बोलते हो। एलिमेंट आगे छोटे पार्ट में ब्रेक नहीं होता, और जो एलिमेंट है वो दो टाइप का होता है, मेटल और नॉन मेटल। फिर मैंने कहा जब आप एक से ज्यादा एलिमेंट को एक डेफिनिट रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं, उस मिक्सिंग से जो नया मैटर मिलता है उसी को आप कंपाउंड बोलते हो। कंपाउंड आगे आपका थ्री टाइप का होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। जो कंपाउंड वाटर में H प्लस आयन दैट इज प्रोटॉन देता है उसको एसिड बोलते हैं। जो OH माइनस आयन दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको बेस बोलते हैं। जो ना H प्लस और ना OH माइनस देता है उसको आप साल्ट बोलते हो। मतलब जो ना तो H प्लस देगा ना OH माइनस देगा उसी को आप सॉल्ट बोलेंगे। अब हमारा टॉपिक है मिक्सचर। क्या होता है मिक्सचर? तो देखिए, मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट एनी प्रपोर्शन। यानी आप कोई भी दो टाइप का मैटर लीजिए और उनको आप रैंडमली आपने मिला दिया। अब उस रैंडम मिक्सिंग से जो आपको नया सब्सटेंस मिलेगा उसी को आप मिक्सचर बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विदाउट एनी प्रपोर्शन। यानी दो या दो से ज्यादा टाइप के मैटर को
अगर आपने बिना किसी रेशियो के, बिना किसी प्रपोर्शन के मिला दिया है तो उस कॉम्बिनेशन से जो नया मैटर मिलेगा उसी को आप मिक्सचर बोलोगे। जैसे मैंने कहा हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने क्या किया, ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया, तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐसे ही बिना किसी प्रपोर्शन के मिलाने से जो मिलेगा वो आपका होगा मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2। ठीक है, आपने क्या किया, आपने लिया सोडियम क्लोराइड, यानी आपने नमक ले लिया और इसको पानी में डाल दिया। अब आपने क्या किया, नमक लेकर के पानी में डाल दिया, कोई रेशियो फिक्स नहीं किया, तो अब ये जो आपको मिला है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये आपका क्या होगा, मिक्सचर होगा। समझ में आ रहा है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा चीजों को बिना किसी प्रपोर्शन के, बिना किसी कैलकुलेशन के मिला देते हो तो उससे जो नया सब्सटेंस आपको मिलेगा वो मिक्सचर हो जाएगा। अब अगली बात आती है कि कभी कभी बहुत सारे लोग इन पे आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं कि मिक्सचर किससे बनता है। तो मिक्सचर एलिमेंट को भी मिला के बना सकते हैं आप, कंपाउंड को मिला के बना सकते हो, और एलिमेंट कंपाउंड को भी। जैसे देखिए ये आपका है Na और Mg, आपने क्या किया, सोडियम मैग्नीशियम को ऐसे ही मिला दिया, तो अब सोडियम और मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में है। सोडियम मैग्नीशियम को आपने बिना किसी रेशियो के मिलाया तो ये आपका मिक्सचर हो गया सोडियम एंड मैग्नीशियम का, तो ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है। आपने क्या किया, सोडियम को वाटर में डाल दिया, तो अब सोडियम आपका एलिमेंट है, वाटर आपका कंपाउंड है, तो मिक्सचर सोडियम एलिमेंट और कंपाउंड का बन गया। और एक मैंने लिखा, आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दिया, तो ये आपका दोनों ही अब कंपोनेंट क्या है, कंपाउंड है। यानी जो मिक्सचर है वो एलिमेंट से भी बन सकता है, एलिमेंट कंपाउंड से बन सकता है, और कंपाउंड से बन सकता है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया कि मिक्सचर होता क्या है। अब हम डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि वो मिक्सचर नहीं समझ पाया है, तो हमको बताए। एकदम की कॉन्सेप्ट जानिए, आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला रहे हैं, आपने प्रपोर्शन फिक्स नहीं किया, आपने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, बस ऐसे ले गए। जैसे और एक छोड़िए सब कुछ, हमने कहा कि आपने चीनी लिया और बालू लिया, ऐसे चीनी बालू को आपने फेंक दिया। अब चीनी बालू को जब आप एक साथ फेंक दोगे एक जगह पे, अब जो नया मिलेगा ना वही आपका मिक्सचर होगा। यानी जब आप दो या दो, देखिए अगर आप प्रपोर्शन फिक्स रखोगे तब तो आपका रिएक्शन हो जाए। जैसे अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 के रेशियो में रखोगे तो वो आप रिएक्शन करके आपका बना लेगा वाटर, लेकिन आप विदाउट प्रपोर्शन रखोगे तो कुछ आपका रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा, कुछ बचा रह जाएगा, तब भी तो आपका मिक्सचर ही बनेगा। आप चाहे जो कर लीजिए, अगर आप प्रपोर्शन नहीं सही रखोगे तो उससे आपको मिक्सचर मिलना ही है। चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने ये अच्छी बात कही है, हम इसी चीज को, जैसे मान लीजिए आपने कहा हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 के रेशियो में मिलाते हैं तो इस 2:1 के रेशियो के कॉम्बिनेशन से आपको मिलता है वाटर। ठीक है, यही होता है। अब मान लीजिए आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया और यहां कोई रेशियो फिक्स नहीं था, तो अब जैसे क्या होगा, इसमें से लगभग 2:1 पार्ट में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा तो उससे आपका बन जाएगा वाटर। बाकी आपने प्रोपोर्शन तो फिक्स रखा नहीं था, तो कोई ना कोई सब्सटेंस ज्यादा होगा या कोई ना कोई सब्सटेंस कम होगा, तो वाटर में भी तो वो आपका अगला सब्सटेंस डिसॉल्व रहेगा, और वो बिना रेशियो के डिसॉल्व रहेगा, यानी वो भी क्या बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा। मींस अगर आप बिना प्रोपोर्शन के मिला दोगे तो रिएक्शन हो रिएक्शन ना हो, बट जो मिलना है दैट मस्ट बी अ मिक्सचर, वो हमेशा मिक्सचर होगा। इज इट क्लियर रंजीत यादव? हाँ, एवरी रिएक्शन इज अ मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट अ रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट बात है, हर रिएक्शन आपका मिक्सचर ही होता है।
लगभग, बट आपका हर मिक्सचर आप रिएक्शन नहीं बोल सकते हो। चलिए, तो अब हम इस चीज को डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिएगा मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, जस्ट अ मिनट बेटा, राइट डाउन मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, मिक्सिंग ऑफ substances without any proportion, results into mixture, यानी आप जब एक से ज्यादा सब्सटेंसेस को बिना किसी प्रपोर्शन के मिला देंगे तो उससे जो आपको नया सब्सटेंस मिलेगा वही आपका मिक्सचर होगा। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया कि मिक्सचर की डेफिनेशन होती क्या है। अब हम टाइप लिख देते हैं। ये क्या सौर्य त्रिपाठी, एनी प्रॉब्लम? सौर्य त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं आप? आपने एक भाई ने कमेंट लिखा है, सौरभ मिश्रा जी ने, सर बैलेंस्ड रिएक्शन मिक्सचर नहीं होगा। बिल्कुल, जब वो बैलेंस्ड ही हो गया तो वो मिक्सचर नहीं होगा। जैसे आप एक मिनट और सुन लीजिए, रिएक्शन तभी होगा जब वो उनका रेशियो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेशियो फिक्स होगा तो रिएक्शन होगा, और जब आप बैलेंस कर देंगे तो यानी वो रिएक्शन नहीं हो रहा है, सॉरी मिक्सचर नहीं है वो आपका। ठीक है, हम एक बात और कंक्लूड करेंगे कि अगर आप देखिए मिक्सचर तभी बनता है जब आप दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिलाते हैं। ठीक है, और अच्छे से कंक्लूड करें तो मिक्सचर तभी बनेगा जब आप दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिलाओगे। ठीक है, हाँ चलिए, बाकी ये हो गया। आप दूसरा लिखते हैं, ए मिक्सचर may be of, यहां पे लिख देते हैं कौन कौन सा होगा, एलिमेंट compound, and third is compound. ठीक है, तो जो आपका मिक्सचर होगा उसमें हो सकता है आपके दोनों कंपोनेंट एलिमेंट के हों, एलिमेंट कंपाउंड के हों, और हो सकता है तीनों आप दोनों कंपोनेंट आपके कंपाउंड हो। तो ये तो आपका हो गया अबाउट मिक्सचर, यानी मिक्सचर होता क्या है। अब सुनिए, जब आप मिक्सचर देखते हैं ना तो मिक्सचर आप दो टाइप का देखते हो। एक आप शुगर या सॉल्ट इन वाटर का मिक्सचर देखिए, और एक आप सैंड इन वाटर का मिक्सचर देखिए। तो जब आप शुगर या सॉल्ट इन वाटर को सॉल्ट को या शुगर को वाटर में डालते हैं तो जो आपका शुगर है या वाटर है वो दोनों पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। या अगर आप साल्ट को वाटर में डालते हैं तो साल्ट और वाटर पूरी तरीके से मिल जाता है। तो जिन कंपोनेंट्स को आप मिला रहे हैं उनके मिक्सिंग के बेसिस पर, एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग के बेसिस पर मिक्सचर आपका दो टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स पूरी तरीके से मिल जाते हैं तो उसको आप बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप जब नमक को पानी में डालते हैं तो नमक को जब आप पानी में डाल देते हो तो पूरा, जब नमक जो होता है वो पूरे पानी में मिल जाता है, और इससे क्या होता है, जो आपका पूरा सोल्यूशन होता है, जो पूरा मिक्सचर होता है वही नमकीन लगता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने नमक को पानी में डाला, ऊपर वाला न्यूट्रल है नीचे वाला नमकीन हो। तो जब आप नमक पानी या चीनी पानी को डालते हो तो नमक या चीनी पूरे पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है। तो जब मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स या मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट है
वो पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं। तो जब पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाता है तो उसको आप बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एक आप दूसरा मिक्सचर देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहां पे क्या होता है, जैसे आपने सैंड इन वाटर ले लिया, बालू को पानी में ले लिया। अब आप जब बालू को पानी में डालते हैं, जब तक आप उसको स्टीयर कर रहे होते हैं तब तक तो आपको लगता है कि सैंड वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व है। जैसे ही आप उसको रख देते हो, सैंड हो जाता है नीचे, पानी हो जाता है ऊपर। यानी जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है, वहां पे सैंड वाटर पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं हुआ है। तो जब सैंड वाटर पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं होगा, यानी उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर से सुन लीजिए, जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके एक्सटेंट ऑफ मिक्सिंग के बेसिस पर मिक्सचर दो टाइप का है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपके जितने भी कंपोनेंट है मिक्सचर के, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो उसको आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल सुगर इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर। और अगर आपके मिक्सचर के कंपोनेंट पूरी तरीके से मिक्सअप नहीं होते हैं तो उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल होता है सैंड इन वाटर, यानी बालू और पानी। चलिए, तो अब हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो ये दो टाइप का हो जाएगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब सुनिए, डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, all components of mixture mix up uniformly, then it is homogeneous mixture, होमोजीनियस मिक्सचर। जब दोनों कंपोनेंट पूरी तरीके से मिल जाते हैं तो उसको आप होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर, दूसरा हो जाएगा शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। अब आते हैं व्हेन all components of mixture do not mix up uniformly, then it is heterogeneous mixture, for example sand and water, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लीजिए बेटा इसको। क्या इस पॉइंट में किसी को डाउट है?
चलिए, तो ये तो आपका था ऑल अबाउट द टाइप ऑफ मिक्सचर। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो आपका हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे स्टेट चेंज की। स्टेट चेंज, स्टेट चेंज यानी कैसे मैटर का स्टेट बदलता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो दो क्वांटिटी का करेंगे, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। ठीक है, तो जब आप किसी भी मैटर पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, अच्छा अब अगली बात आती भाई, अगर मैंने लिख दिया प्रेशर तो प्रेशर का मतलब क्या है, या टेम्परेचर लिख दिया टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी अगर ये आपका बॉडी है तो इस बॉडी के यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को आप प्रेशर बोलते हो। समझ में आ रही है बात? फिर से सुन लीजिएगा, हम जो स्टेट चेंज का डिस्कशन कर रहे हैं वो दो क्वांटिटीज के बेसिस पे कर रहे हैं, एक P फॉर प्रेशर और T फॉर टेम्परेचर। तो पहले मैंने कहा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रेशर, यानी प्रेशर होता क्या है। तो मैंने कहा जैसे आपका ये बॉडी है, ठीक है, तो यहां मैंने फॉर्मूला लिखा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और जैसे मैंने डेंसिटी डिफाइन किया था मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर ले लिया 1। तो जब आप डिनोमिनेटर 1 ले लोगे तो आप बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया के सब्सटेंस पर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक बॉडी है, इसका एरिया यूनिट है और इस पे आपने कुछ प्रेशर अप्लाइड किया, तो जब आप यूनिट एरिया के बॉडी पर जो प्रेशर अप्लाई करते हो, सॉरी एक मिनट बेटा गलती हो गई, तो फिर से चलते हैं यहां से। तो यहां पे प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, मैंने क्या किया डिनोमिनेटर 1 ले लिया। तो अब हमने कहा कि यूनिट एरिया के सब्सटेंस पर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो मैंने एक बॉडी बनाई गोल सी, मैंने कहा इसका एरिया यूनिट है, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के सब्सटेंस पर जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को आप प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर पे करेंगे। तो प्रेशर मैंने आपको बता दिया, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया के सब्सटेंस पर जो फोर्स लगेगा उसी को आप प्रेशर बोल दोगे। अब आते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो आता है, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीटनेस एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, यानी जो टेम्परेचर है वो मेजरमेंट होता है कि बॉडी कितना गर्म है या बॉडी कितना ठंडा है। तो हम जो भी कंपैरिजन करेंगे, जो मैटर स्टेट चेंज पर डिस्कशन करेंगे वो प्रेशर और टेम्परेचर के बेसिस पर करेंगे। एक मिनट, प्रेशर टेम्परेचर के बेसिस पर करेंगे। तो चलिए देखिए थ्योरी क्या है कि अगर आप चेंज ऑफ स्टेट्स, अगर आप किसी भी मैटर का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, यानी किसी भी मैटर के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसको कांस्टेंट रख करके उसकी वैल्यू को सेम रख करके प्रेशर को टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो उससे जो आपका स्टेट ऑफ सब्सटेंस है वो बदल जाएगा। फिर से देखिए, जैसे मैंने कहा ये आपका मैटर है, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैटर है तो यहां पे मैटर पर प्रेशर भी होता है, मैटर का टेम्परेचर भी होता है। आपने क्या किया, मैटर का जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कर दिया, यानी प्रेशर की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, आप टेम्परेचर बार बार चेंज किए जा रहे हैं। तो जब आप किसी भी मैटर का प्रेशर कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर बदलोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे, तो उससे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। अगेन आई रिपीट दिस, कि जब भी आप किसी भी मैटर के प्रेशर को कांस्टेंट रख करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस टेम्परेचर के बढ़ाने से जो मैटर होगा उसका स्टेट बदल जाएगा। एनी डाउट इन दिस पॉइंट?
इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो इसको आप ऐसे मत नोट करिए, हम थ्योरी लिखवा देते हैं क्योंकि वो पूछता है क्वेश्चन कि कैसे स्टेट चेंज होता है। चलिए तो लिखते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस changes without changing in pressure, then its state changes। तब मैटर की जो स्टेट है वो बदल जाएगी। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर हम आपको वाटर का स्टेट चेंज पढ़ाएंगे, वहां पे प्रोसेस का नाम क्या होता है उसको भी आपको हम बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अभी आप 1 मिनट में रुक के नोट करिएगा, हम आपको वाटर का पढ़ाते हैं। तो देखिए वाटर आपका 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आइस वाटर का सॉलिड स्टेट है, फिर आपका होता है वाटर लिक्विड जिसको आप नॉर्मली वाटर ही बोलते हैं, और एक होता है वाटर वेपर, ये आपका गैसियस स्टेट है। फिर से देख लीजिए, मैंने कहा हम यहां पे स्टेट्स ऑफ वाटर की डिस्कशन कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ वाटर पे। तो देखिए वाटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आइस इसका सॉलिड होता है, वाटर जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो लिक्विड स्टेट है, और वाटर वेपर गैस स्टेट है। अब सुनिए, जब आप आइस को हीट करते हो, डेल्टा का मतलब हीट होता है, ठीक है, तो जब आप आइस को हीट करोगे ये वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर को आप कूल करेंगे, वाटर का टेम्परेचर कम करोगे तो ये फिर से कहां कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। फिर से सुन लीजिए, जब आप आइस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आइस आपका वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर का टेम्परेचर कम करते हैं तो ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही जब आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये आपका कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, और जब आप वाटर वेपर को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इससे ये आपका कन्वर्ट हो जाता है वाटर लिक्विड में। ठीक है, तो इतना हो गया। अब अगला आता है, वो आपसे पूछता है व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज बॉइलिंग, व्हाट इज कंडेंसेशन एंड व्हाट इज फ्रीजिंग। तो देखिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है इसी को आप बोलते हैं मेल्टिंग, या इसी को बोला जाता है फ्यूजन। जिस प्रोसेस में कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग, या उसी प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। वैसे ही जिस प्रोसेस में आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, यानी वाटर लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है बॉइलिंग, या इसी को आप बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, इनका उल्टा भी प्रोसेस है। तो जिस प्रोसेस में लिक्विड वाटर आपका आइस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का नाम होता है फ्रीजिंग। ठीक है, लिक्विड वाटर से आइस के बनने का जो प्रोसेस है उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, और जिस प्रोसेस में वाटर वेपर से
फिर से आपको वाटर लिक्विड मिलता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। फिर से मैं एक बार और आपको बता देता हूं, मैं यहां पे स्टेट्स ऑफ वाटर पे डिस्कशन कर रहा हूं। तो वाटर 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, आइस यानी सॉलिड, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर। जब आप आइस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। उल्टा भी होता है, वाटर वेपर को आप ठंडा करते हैं, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को आप ठंडा करते हैं, सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट होता है। अब सुनिए, जिस प्रोसेस से आपका आइस वाटर में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस का नाम होता है मेल्टिंग या फ्यूजन। जिस प्रोसेस में आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसका नाम होता है बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अब उल्टा आते हैं, जिस प्रोसेस में आपका वाटर गैस वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन, जिस प्रोसेस में लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उसको आप फ्रीजिंग बोलते हैं। किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है? बोलिए बेटा, अगर नहीं आया हो मैं दोबारा बता दूंगा। क्या हुआ, सो गए क्या भाई आप लोग? समझ में आया ये? नो का मतलब क्या समझे कि समझ कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बार बड़ा सा लिख दो यार, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं बेटा। अच्छा, प्रॉब्लम, हाँ ठीक, गुड। तो अब आप बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए। नोट करिए, फिर आपको और चीजें बताते हैं। ये बच्चियां थी कुछ, अंजलि, और आप लोगों को समझ में आया था? हो गया, चलिए। मैं कह रहा हूं कुछ बच्चियां भी थी, तो बच्चियों को भी समझ में आया है ना? अच्छा, सारे लोग लीव कर गए, चलिए। तो ये तो आपका हो गया चेंज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब हम लोग एक और पढ़ते हैं, जैसे आपने कहा कि एक ग्रेजुअल चेंज होता है सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, तो उसको आप सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड गैस में उसको बॉइलिंग बोलते हैं। उल्टा आपका वाटर गैस से वाटर लिक्विड उसको आप बोलते हैं कंडेंसेशन, वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड उसको आइस बोलते हैं। अब ऐसे ही आप और पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैस कन्वर्जन। जैसे आप अपने घर में कपूर यूज करते हैं, कैम्फर, तो जब आप कैम्फर को बर्न करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं आता है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सॉलिड से स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्जन होता है उसको आप बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट इज सब्लिमेशन। और उल्टा अगर हो रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है डिपोजिशन। तो हम पहले इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा करा देते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है, क्या होता है? तो अब देखिए, ये आपका हो जाएगा सॉलिड, आपने सॉलिड को हीट किया, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, और गैस को आपने कूल किया तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया।
तो जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। और जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन है, इस प्रोसेस का नाम होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है। वैसे पूछा जाता है सब्लिमेशन का एग्जाम्पल, तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल आपका कैम्फर होता है। कैम्फर को आप सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं, सबलाइम सब्सटेंस। कर लीजिए। ड्राई आइस भी हो सकता है, सॉलिड CO2 को ही ड्राई आइस बोलते हैं ना, बिल्कुल, इसको नोट करिए। वैसे एक बात तुमने जो बोली थी उसको मैं और फिर से बोल दे रहा हूं, रिएक्शन जब हो जाएगा तो मिक्सचर की बात नहीं है, रिएक्शन नहीं होता है तभी मिक्सचर होता है। जैसे आपने एक बोला था ना कि रिएक्शन इज द मिक्सचर और मिक्सचर इज नॉट द रिएक्शन, तो जब रिएक्शन हो जाता है, प्रॉपर आपने मिक्स किया, प्रपोर्शन लेकर के मिक्स रिएक्शन हो गया, तो अब वो मिक्सचर नहीं रहा। जब आप एक्स्ट्रा लेते हैं, आप बिना प्रपोर्शन के लेते, तो उसको मिक्सचर बोला जाता है। फिर से आप सुन लीजिए, जैसे मैंने कहा आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया, बिना प्रपोर्शन के लिया, रिएक्शन हो गया, अब इससे बन जाएगा H2O एंड जो भी आपका रिमेनिंग है, तो ये मिक्सचर हो गया। बट आपने क्या किया, 2H2 और O2 ले लिया, तो जब 2:1 में H2O2 लोगे, अब ये आपका बन जाएगा H2O। यानी जब आप लिमिटेड प्रोपोर्शन में ले करके कराते हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को लिमिटेड प्रोपोर्शन में लोगे तो वो मिक्स रिएक्शन होगा। आप अनलिमिटेड लोगे, उसी को आप बोलेंगे मिक्सचर। समझ में आ रही है बात ये वाली? बेटा ये जो मैंने बात बोली है समझ में आई है, लास्ट वाली? हाँ, चलिए, तो ये आज की आपकी क्लास थी लगभग। अब थोड़ा सा 2-5 मिनट और पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम अब क्लास को खत्म करेंगे। चलिए, तो अभी आज के डिस्कशन में हमने आपको बता दिया कि स्टेट चेंज होता क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनको सबको। तो चलिए अब टॉपिक लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, इसको MPT लिखा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट BPT, ठीक है। ये बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप कर लेते हैं। तो देखिए, मेल्टिंग का मतलब हो गया सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन, और यहां पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड पहली बार लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अगेन आई रिपीट दिस, द टेम्परेचर एट विच any solid start converting into liquid is known as melting point. Similarly, boiling का मतलब होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड पहली बार गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पे लिखते हैं द टेम्परेचर at which any solid start converting into liquid is मेल्टिंग पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, उसको आप मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। while temperature at which any liquid
start converting into gas, start converting into gas is बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम आपको यहां पे जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, जो कॉमन सब्सटेंस होता है, जैसे वाटर है, वाटर के लिए ज्यादा पूछा जाता है, तो जो वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, यहीं तक नोट कर लीजिए, फिर अगले क्लास में हम कंडेंसेशन पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे बात करेंगे। वैसे जो स्टूडेंट था क्लास में, जो स्टूडेंट क्लास 100 पे ही वो पहली बार लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। 100 आपका जो होता है वो इक्विलिब्रियम है, 100 ही बॉइलिंग पॉइंट है, 100 ही कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है। सिमिलरली 0 ही आपका मेल्टिंग है, 0 ही बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। चलिए हाँ, नोट कर लीजिए बेटा। क्या कह रहे हैं, ये 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए है। चलिए, तो इन सब क्वेश्चंस पर टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है, इस 1 ग्राम वाटर की बात जो है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए, अच्छा ड्यूरेशन खत्म हो गया? नहीं बस।